नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जो आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आरक्षी बैच की भूगोल की दूसरी क्लास। ठीक है। अब आपको मैंने पहली क्लास में ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में बताया था और सूर्य जो कि एक तारा है। तो हम तारों से आज स्टार्ट करते हैं। तो तारे दोस्तों होते क्या है? दरअसल तारे बने होते हैं बहुत गर्म गैसों के। ठीक है, तो वे गैसों से बने होते हैं जो कि जलती हुई गैसें होती हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा था जो कि हाइड्रोजन का बना हुआ था। 71% उसमें हाइड्रोजन थी। जो हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के हीलियम बना रहे थे और साथ ही हमें बहुत सारी ऊर्जा मिल रही थी, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा आग है, ऊर्जा है सूर्य में। ठीक है, तो तारे किस चीज से बने हुए हैं? तारे गर्म जलती हुई गैसों के बने होते हैं। ठीक है। अब वो जब गैसों के बने हुए जलती हुई, तो यानी उनकी खुद की रोशनी है, उनकी खुद की ऊर्जा है। ठीक है, तो वे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, लेकिन दूसरा निकटतम तारा कौन है पृथ्वी से? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि अपोलो सेंचुरी ग्रुप तारमंडल के समूह का एक तारा है। ठीक है, और इसका लगभग प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने वर्ष लगते हैं? 4.3 वर्ष लगते हैं। ठीक है, 4 साल 3 महीने 4 महीने के करीब लगते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर सन का देखें, सूर्य का देखें, तो उसमें कितना टाइम लग रहा था? 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और इस वाले तारे का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड। अब ये खगोलीय पिंड होते क्या हैं? अब आपने देखा होगा सौरमंडल में जो भी चीज है, सौरमंडल नहीं, हमारी मंदाकिनी में जो भी चीज चमकती है, ठीक है, जो भी चीज चमकती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड। जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य की रोशनी बाकी अन्य ग्रहों पे पड़ती है, चमकते हैं, तो ग्रह भी खगोलीय पिंड हो गए। ठीक है, हमारे उपग्रह जैसे चंद्रमा है और बाकी उपग्रह और दूसरे ग्रहों के, उन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो भी चमकते हैं। तो ये सभी मिलाकर के क्या हो गए? खगोलीय पिंड। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात्रि में आकाश में चमकती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टार्स, तारों को भी मिलाकर, उन्हें क्या बोलते हैं हम? खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों, हमने ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तो आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को कौन कौन सी पट्टी डिवाइड करती है एक दूसरे से? वो थी क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी आंतरिक और बाह्य ग्रहों को एक दूसरे से डिवाइड करती है। ठीक है, अब आंतरिक ग्रह को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि आंतरिक जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों किस चीज के बने हैं? ये सारे चट्टानों के बने हैं। और बाहरी ग्रह जो हैं वो किसके बने हैं? वो बने हैं गैसों के। ठीक है दोस्तों, तो आंतरिक ग्रह को हम टेरेस्ट्रियल यानी चट्टानों वाले ग्रह भी बोलते हैं, या इनर प्लैनेट आंतरिक ग्रह जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसमें तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं, और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, और इनको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संदर्श में होते हैं, है ना। इनको हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये चट्टानों के बने हैं। और दूसरा भाग क्या है? दूसरे हैं जोवियन प्लैनेट या आउटर यानी बाहरी ग्रह, या फिर बृहस्पति है। अब बृहस्पति से शुरू हो रहे हैं प्लैनेट, तो इनको बृहस्पति ग्रह भी बोला जाता है। इन चारों को कौन 4? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 आंतरिक है और 4 बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ गए? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह। और ये ग्रह किसके बने हुए हैं? ये ग्रह गैसों के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, है ना, और सबसे छोटा बुध, जो कि सबसे निकटता है सूर्य के, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब घनत्व, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, कम नहीं है, सबसे ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी और शुक्र है, इनका सबसे ज्यादा घनत्व है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि, शनि का सबसे कम घनत्व है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, शुक्र और अरुण, जिसको हम यूरेनस भी बोलते हैं, ये दोनों बाकी ग्रह के, इनका जो घूमना और परिक्रमण की दिशा है वो बाकी ग्रह से विपरीत दिशा में है। जैसे हम अर्थ यानी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी कैसे कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी और बाकी जितने भी ग्रह हैं, सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ के बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं अपनी ही अक्ष पे, ठीक है। लेकिन शुक्र और अरुण क्या है? शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी वहां पे जो सूर्य का उदय और सूर्य का छिपना होता होगा वहां पे पश्चिम से पूर्व की ओर होता होगा, इसलिए ये घूमते कैसे हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। और बाकी ग्रह पृथ्वी को मिला करके कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ग्रह की विपरीत दिशा है घूमने की और सूर्य के चारों परिक्रमण करने की, याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक एक करके सभी ग्रह जिनकी उनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला, सबसे पास जो ग्रह है सूर्य के, वो है बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक। और सूर्य के निकलने से अगर आप आकाश में देखो कि जब सूर्य उदय होता है उससे 2 घंटा पूर्व ये आपको सूर्य वाली स्थिति पे छोटा सा दिखाई देता, ठीक है। तो इसको आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, तो 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है सूर्य के उगने से। सबसे छोटा ग्रह है, आप जानते हैं आप, ठीक है। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, क्योंकि सबसे नजदीक है, तो इसकी जो कक्षा होगी सूर्य के चारों ओर वो सबसे छोटी है, तो इसलिए सबसे ये जल्दी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पूरा कर लेता है अपना, ठीक है। जैसे पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन 6 घंटे एक चक्कर लगाने में सूर्य का, इसको वहीं 88 यानी 88 दिन लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र सबसे ज्यादा निकटतम ग्रह है पृथ्वी के। अब आप जानते हैं शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी आती है, लेकिन पृथ्वी मंगल से ना होकर के शुक्र से ज्यादा नजदीक है, ठीक है। और ये कैसा ग्रह है? ये चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि सबसे पास बुध है सूर्य के, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन सा ग्रह है? शुक्र, दूसरे नंबर का, सूर्य से अधिक दूरी पे होने के बावजूद भी ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, और ज्यादा चमकीला होने की वजह से इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रहेगा, सांझ का तारा और भोर का तारा कौन है? शुक्र है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चमकीला है, ठीक है। और अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, ये आपको मैंने अभी बताया। शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की दिशा से विपरीत दिशा में अपना घूर्णन और परिक्रमण करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर ये करते हैं, और बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा। और यह घनत्व, आकार और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसमें जो सबसे मैंने आपको भी बताया सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी और शुक्र का, है ना। तो ये घनत्व, आकार और व्यास, ठीक है, आकार जितना बड़ा है पृथ्वी का और उसका जो व्यास यानी उसका जो डायमीटर है, ठीक है, ये सब किसके समान है? पृथ्वी के। इसलिए शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। तो इसे पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी की भगिनी कौन है? शुक्र ग्रह, ठीक है दोस्तों। और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, आप जानते हैं, है ना। इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और यह ग्रह घने बादलों से घिरा हुआ है, यानी इस ग्रह के आसपास बहुत सारे बादल हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ये उनमें छुप जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे छिपा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, शुक्र को, ठीक है दोस्तों। तो ये बादलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे वील्ड प्लेनेट यानी छिपा हुआ ग्रह बोला जाता है, ठीक है, या नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात?
नेक्स्ट आया मंगल यानी कि मार्स। दोस्तों इस पे क्या है, इसको लाल प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लाल प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो सतह है उस पे जो मिट्टी है उसमें क्या मिलता है हमें, फेरस ऑक्साइड यानी आयरन, आयरन मिलता है, और आयरन का भी कलर लगभग लाल ही होता है। ठीक है, तो इसमें, और इसका एक और महत्वपूर्ण बात है, इसका जो सतह है वो लाल है क्योंकि आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है उसकी सतह पर। ठीक है, और दूसरा इसका जो आसमान है वो नीला नहीं दिखाई देता जैसे हमें दिखाई देता है, इसका आसमान कैसा है, गुलाबी कलर का है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लाल प्लेनेट यानी लाल ग्रह बोला जाता है इसको। ठीक, इसका रंग लाल और गुलाबी आकाश किस कारण है, क्योंकि इसकी सतह पर क्या प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड रेड कलर का इसको बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यानी अब ऋतु परिवर्तन के पीछे का रीजन है कि सूर्य के चारों ओर सेम अपने अक्ष पे झुकाव के कारण, ठीक है, जितना झुकाव है और सूर्य के चारों ओर घुमाएगा तो ऋतु परिवर्तन होता है। हम आगे पढ़ेंगे जब हम घूर्णन और परिक्रमण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल ये देखिए कि इसमें जो ऋतु परिवर्तन किस तरह होता है, पृथ्वी, तो यानी पृथ्वी की तरह होता है, यानी उसका झुकाव होगा जो पृथ्वी की तरह ही होगा। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो सेम ऐसे ही ये भी अपने अक्ष पे समान ही झुका हुआ है पृथ्वी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये इसका दिन, एक दिन पृथ्वी के समान ही होता है, यानी ये भी 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाता है। ठीक है, तो इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, इसलिए यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में ही एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी की तरह, है ना। हमारे यहाँ पे पृथ्वी क्या होता है, एक दिन में पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा लेती है यानी 24 घंटे में, तो सेम ये भी अपने इतने ही टाइम लेता है जितना पृथ्वी लेती है। ठीक है, तो ये इसका अक्ष का झुकाव और इसका एक दिन का मान पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, लेकिन इसका घनत्व व्यास अलग है। घनत्व व्यास किसके सेम था पृथ्वी का, शुक्र के समान, इसलिए शुक्र को बहन बोला जाता है पृथ्वी की, मंगल को नहीं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये सिर्फ अपने अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी के समान। ठीक है, इसके दो उपग्रह आप जानते हैं, फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी ग्रह पे है, और सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी ग्रह पे ही है। उस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपियस मेसी। ठीक है, ओलंपियस मेसी सबसे बड़ी ज्वालामुखी अभी तक पाई गई है पूरे सौरमंडल में, जो कि इसी ग्रह पे है, और सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी ग्रह पे है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल में सबसे बड़ी ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी इसी ग्रह पर है, और सबसे ऊंचा पर्वत भी पूरे सौरमंडल का, आप ये ध्यान रखिएगा सौरमंडल का, ठीक है, वो है निक्स ओलंपिया। ठीक है, जो हमारे माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट अपने हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लगभग जो हाइट है वो कितनी है, 8848 मीटर। ठीक है, इतना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, लेकिन इससे 3 गुना अधिक ऊंचा ये पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है, तो सबसे ऊंचा यही है पूरे सौरमंडल का पर्वत इस ग्रह पर, याद रहेगा दोस्तों, ज्वालामुखी और ऊंचा पर्वत सबसे ज्यादा ऊंचा बड़ा इसी ग्रह पे है, यानी मंगल ग्रह पे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने पृथ्वी और अभी चंद्रमा को बाद में करेंगे, पहले हम बाहरी ग्रहों को और कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, और यह अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है सिर्फ 10 घंटे में, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ये गैस के बने हुए हैं प्लैनेट्स, है ना। बाहरी प्लैनेट किसके बने हैं, गैस के, और आंतरिक प्लैनेट किसके बने हैं, चट्टानों के। तो चट्टानों को घूमने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गैस को घूमने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए आप देखोगे ये अपने अक्ष पे बहुत जल्दी घूम जाते हैं, है ना। एक बार ऐसे राउंड ले लेते हैं बहुत जल्दी। कितना टाइम लेता है, यानी यहाँ पे एक दिन कितने घंटे का होता है, 10 घंटे का, तो सबसे कम यही लेता है अपनी दूरी पर घूमने का। ठीक है, और सूर्य का परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। अब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसको उतना ही टाइम लगता जाएगा सूर्य का परिक्रमण करने में। ठीक है, घूर्णन सबसे जल्दी करेगा लेकिन परिक्रमण उतना ही धीरे करेगा। ठीक है, अब इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 63 है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, ये बस अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि
इस टाइम पे जब हम देखते हैं इसके 63 उपग्रहों को एक साथ चंद्रमा निकले हो, तो उस टाइम पे कुछ अमावस्या वाली स्थिति में भी रहते होंगे वहां के चंद्रमा, ठीक है। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये लगभग अप्रोक्स वैल्यू है कि इतने इसके पास उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह इसी ग्रह के पास है, उसका नाम है ज्ञानीमीड, है ना। ज्ञानीमीड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का अभी तक का, इस ग्रह का है, ठीक है, जुपिटर का यानी बृहस्पति का ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। सेकंड नंबर पे टाइटन है जो कि शनि का है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। वो तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास है, उसका नाम है ज्ञानीमीड, ठीक है। यह पीले रंग का उपग्रह है, ठीक है, और इसका शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। इसको शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सर्दियों में इसका टेम्परेचर कितना जाता है, -148 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शीतकालीन ग्रह। इतना ठंडा इवन वरुण भी नहीं है जितना ठंडा ये हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीतकालीन ग्रह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है शनि यानी कि सैटर्न। अब यह आकार में दूसरा नंबर सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरे नंबर का, जिसके चारों ओर एक चक्कर है उसके, है ना, चक्कर घूमते हैं इसके चारों तरफ शनि के। अगर आपने फोटो देखी हो पूरे सौरमंडल की, तो शनि के चारों तरफ एक रिंग रहती है, एक चक्कर सा रहता है ना। और ये क्या है, ये पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ये भी पीला ग्रह है, ये भी पीला ग्रह है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा चमकता है एज कंपेयर टू बृहस्पति, तो इसलिए पीला तारा कौन है, शनि, ठीक है, याद रहेगा। तो पीले तारे के समान ये दिखता है, और इसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। इसके जो उपग्रह हैं पूरे सौरमंडल में 8 उपग्रह में सबसे अधिक संख्या शनि की है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड, बृहस्पति का, लेकिन शनि का क्या है, इसके पास सबसे ज्यादा है उपग्रह, यानी जैसे इसकी 63 है तो इसकी 63 से ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। कंफर्म अभी हो नहीं पाया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक इसी के ही पास है, ठीक है दोस्तों। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, और यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है, तो यानी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है इसका ये उपग्रह। और इससे भी बड़ा कौन है, ज्ञानीमीड, ठीक है। नेक्स्ट है फोबे नामक। अब ये भी फोबे नामक एक उपग्रह है जो शनि, देखिए जो ग्रह होता है, उपग्रह जिस साइड में ग्रह घूमता है उसी की दूरी के अकॉर्डिंग ही उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फोबे नामक उपग्रह है ना शनि का, ये बाकी उपग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक है, इसलिए ये एक अपनी एक अनोखी पॉइंट जोड़ता है हमारे इस ज्योग्राफी में, ठीक है। तो फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा के घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है, तो फोबे नामक ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है शनि का, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अरुण। यह आकार में तीसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में किसने करी थी, विलियम हर्शेल ने, ठीक है। यह अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, हालांकि बाकी ग्रह किस तरह से घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दूसरा ये ग्रह जो विपरीत दिशा में घूमता है शुक्र के बाद, ठीक। तो जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, ये अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, अब अर्थ है, ठीक है, ये अपनी दूरी पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, लेकिन ये अपनी दूरी पर इतना झुका हुआ है कि हमें कैसा दिखाई देता है, लेटा हुआ ग्रह की तरह, ठीक। तो यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इस ग्रह को हम क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके 27 उपग्रह हैं जिसमें से सबसे बड़ा टाइटेनिया है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाता है वरुण। वरुण की खोज 1846 में जर्मनी के जोहान गाले ने करी थी, ठीक है। तो जोहान गाले ने करी है वरुण की खोज। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताने भूल गया अरुण के बारे में, जब विलियम हर्शल ने इसको देखा था तो ये ऐसा ग्रह है जिसको टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया, ठीक है। तो टेलीस्कोप द्वारा किसकी खोज हुई है, अरुण की, ठीक। नेक्स्ट आते हैं वरुण पे। वरुण की किसने करी है, जोहान गाले ने। यह हरे रंग का ग्रह है। यह कैसे रंग का ग्रह है, हरे। अब ये हरा रंग इसका किस लिए हुआ कि इस पे मीथेन गैस है। कौन सी गैस है, मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस की वजह से हमें कैसा दिखता है, हरे कलर का,
ठीक है। तो हरा ग्रह कौन है? वरुण। लाल ग्रह मंगल। नीला ग्रह पृथ्वी। ठीक है। पीला ग्रह, पीला तारे की तरह शनि। ठीक है। और चमकीले तारा या भोर का तारा कौन है? शुक्र। याद रहेंगी दोस्तों ये बातें। नेक्स्ट, इसके पास 13 उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा ट्रिटोन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं पृथ्वी पे। हमारे 7 ग्रह हो गए, 8वां हम पढ़ेंगे पृथ्वी। अब ये आकार में 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, 5वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, इसका विषुवृत्तीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714। ये ऐसा क्यों है? अब मैंने आपको बताया था कि भाई थोड़ी सी पृथ्वी चपटी है ना, ध्रुवों पे से चपटी है। तो अगर मैं इसका यहाँ से यहाँ देखूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस बैठेगी और यहाँ से यहाँ कम डिस्टेंस बैठेगी। तो ये ज़्यादा वाली 17,556 है। और ध्रुव, ध्रुव यानी पोल, जैसे नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, साउथ पोल। ये वाली कितनी है? 12,714 है। क्लियर दोस्तों। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आप जानते हैं अब। ठीक है, यह अपने अक्ष पे कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है? 1610। ठीक है, और इसलिए ये अपने दूरी पर लगभग 24 घंटे, हालांकि 23 घंटे और 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेते हैं, पर इसको लमसम करके 24 घंटे हम ले लेते हैं एक दिन के। ठीक है, तो इस गति से वो यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, और इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति इसलिए कि अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, और दैनिक इसलिए क्योंकि एक घूम करने के बाद एक दिन निकल जाता है हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में आप जानते हैं 356 दिन 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन करने को दैनिक गति बोलते हैं और परिक्रमण करने को वार्षिक, क्योंकि एक परिक्रमण पूर्ण करने के बाद क्या हो जाता है? 1 वर्ष हो जाता है, इसलिए वार्षिक गति हो गई एक परिक्रमा पूरी करने को। ठीक है, और दैनिक गति हो गई एक घूर्णन करने को अपने अक्ष पे। ठीक है, अक्ष पे होता है घूमना और कक्षा में होता है घूमना। ठीक है, और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, एक सौर वर्ष कितने के इक्वल है? 365 दिन और 6 घंटे के बराबर है। ठीक है दोस्तों, और इसी का यही रीजन है कि हमारा जो चौथा साल होता है वो एक दिन ज्यादा हो जाता है, यानी 366 दिन हो जाते हैं। कैसे? अब आप जानते हैं भाई पहले साल में क्या होगा? पहले साल में 365 दिन 6 घंटे उसने ले लिए। ठीक है, दूसरे साल में 365 दिन और 6 घंटे ले लिए। ठीक है, तीसरे साल में 365 दिन और 6 घंटे ले लिए। ठीक है, तो 6 6 12 6 18 हो गए यहाँ पे हमारे, है ना। और चौथे साल में क्या हो जाएगा? 365 दिन और 6 घंटे, तो 6 और जोड़ दूंगा तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का क्या हो जाता है? एक दिन, तो ये एक दिन इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए हर चौथे वर्ष में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि फरवरी का 29वां दिन ऐड होता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, और जल की उपस्थिति के कारण, सिर्फ जल यहीं पर है, तो इसलिए पृथ्वी को क्या बोलता जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा, जिसे आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों। तो अब आपने चंद्रमा का नाम सुन ही लिया, तो अब चंद्रमा के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चंद्रमा, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी को क्या बोलते हैं? यानी सेलेनोलॉजी, लॉजी का मतलब तो आप पता है कि अध्ययन, और सेलेनो किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? चंद्रमा के लिए। तो चंद्रमा की सतह और उसके बारे में अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है,
जैसे जियोलॉजी पृथ्वी के बारे में, ठीक है, हीलियोलॉजी सूर्य के अध्ययन के बारे में, है ना। तो ऐसे ही सेलेनोलॉजी चंद्रमा के बारे में, और कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की अध्ययन के बारे में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। और इस पर धूल के मैदान को शांति सागर बोलते हैं, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति सागर। अब ये दोस्तों इस धूल का मैदान कहाँ है, हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा ऐसे, तो सेम ही स्पीड से वो अपने दूरी अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। तो जैसे जैसे चक्कर लगाता है तो ये अपने अक्ष पे भी घूमता रहेगा। तो जितने टाइम में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उतने टाइम पे ये अपने अक्ष पे एक घूर्णन कंप्लीट करता है। तो यानी कि इसलिए हमें बस एक ही सतह चंद्रमा की हमेशा दिखाई देती है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक जितना इसको चक्कर लगेगा, कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, इतना ही वो अपनी अक्ष पे भी घूमेगा। तो ये दोनों समय बराबर होने के साथ, बराबर होने की वजह से हमें हमेशा एक ही भाग दिखता है चंद्रमा का। और चंद्रमा के पिछले भाग, जो कि जहाँ पे अंधकार रहता है हमेशा, वहाँ पे क्या है, ये शांति सागर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धूल के मैदान है। पीछे हमने अभी तक उसको ट्रेवर्स नहीं कर पाए हैं, लेकिन वहाँ पे इसको क्या मानते हैं हम, उसको हम बोलते हैं शांति सागर, जो कि पीछे की साइड है चंद्रमा के, ठीक है दोस्तों। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जीवाश्म का ग्रह क्यों कहते हैं हम, क्योंकि तुमने वहाँ पे मान लो जाके कुछ भी चीज कर दिया, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दिया और ऐसे ही रख दिया, तो वो सालों साल तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ना तो वो खराब होगा, ना वो डिके होगा, ना वो जमीन में मिलेगा जाकर के, यानी वो डिके भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कोई वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल प्रेजेंट होने की वजह से ना तो वहाँ पे कभी मिट्टी का कटाव, इरोजन होता, मिट्टी का नहीं, किसी भी चीज का, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कि वो कुछ नहीं होता, वो ऐसी का ऐसी सालों साल तक, कई करोड़ों सालों तक ऐसी का ऐसी तुम्हें जाके मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, कि जैसे एक बार जहाँ जो चीज जैसी रख दी वो ऐसी की ऐसी रहेगी, वो कभी भी डिके नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे, इसको लगभग हम 27.5 दिन मान लेते हैं, ठीक है। 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है, ठीक है। परिक्रमा पृथ्वी के चारों ओर और अपने अक्ष पे एक जगह घूमना, दोनों बराबर समय में करता है पूरी, इसलिए हमें एक ही सतह दिखाई देती है चंद्रमा की, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा 29.5 दिन है लगभग, यानी कि अमावस्या से अमावस्या के बीच में कितने आता है, 29.5 दिन में पहली एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की ये टाइम पीरियड है, ठीक है, समय है। कितने दिन का समय है, 29, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का, ठीक है। और इसी समय को क्या बोलते हैं, चंद्रमास या साइनोडिक मास। तो एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कितने दिन का होता है, 29.5 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नक्षत्र समय। नक्षत्र समय को क्या बोलते हैं, जब चंद्रमा एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी को, उसी को क्या बोलते हैं हम, नक्षत्र समय, ठीक है, एक चक्कर लगाने के, ठीक है। तो ये कितने दिन का है, 27.5 दिन का है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नक्षत्र समय चंद्रमा का लगभग 27.5 दिन में होता है, यानी पुनः अपनी उसी स्थिति में होता है जहां से उसने परिक्रमण करना शुरू किया है, ठीक है। और यही 27 दिन का जो अवधि है वो इसको हम बोलते हैं नक्षत्र मास बोलते हैं, क्लियर। और जो अपोलो वाले स्पेसशिप में जो अंतरिक्ष यात्री गए थे, ठीक है, वो वहां से कुछ चट्टाने उठा करके लाए थे चंद्रमा की, ठीक है, चट्टाने लेकर के आए। तो उस चट्टाने की जब कार्बन डेटिंग हुई, कार्बन 14 डेटिंग होती है, कि हमें पता लगता है उस टेक्निक से कि हमारा ये सब्सटेंस कितने साल पुराना है, ठीक है। तो उसकी हमने वो पता करा कि वो कितने पुरानी चट्टान, तो हमें पता लगा कि चंद्रमा भी उसी टाइम बना था जिस टाइम लगभग पृथ्वी बनी थी, ठीक है। तो लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना चंद्रमा और पृथ्वी दोनों हैं, ठीक है। और पता किया उस चट्टान के बारे में, तो हमें पता मिला
कि उस चट्टान में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा मिली, टाइटेनियम। तो इससे पता लगा कि चंद्रमा की सतह पे टाइटेनियम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। क्लियर दोस्तों ये बात है? चलिए, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। टिल दैट, थैंक यू।